नेचर की बात करें तो चार तरह के फोर्स हो सकते हैं: ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनमें से वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से फिलहाल अभी हमें कोई मतलब नहीं है जब तक हम न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो हमें आइडिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूरा 12th क्लास में है, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है, या मैग्नेट्स भी वैसे ही होता है, मैग्नेट्स के बीच में लगता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली क्या होता है, जब एक फंडामेंटल पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में चेंज होता है। जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन में भी कन्वर्ट होता रहता है। तो ऐसे अंदर, मतलब न्यूक्लियस के भीतर लगता है, न्यूक्लियस के अंदर लगता है, अभी तुम्हें कोई मतलब नहीं खास। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। एक्चुअली में न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो बहुत पास होते हैं, और बहुत पास में पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन फोर्स होता है। तो इतना पास होने पे, इतनी कम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए एक और फोर्स का एग्जिस्टेंस माना जाता है, बिकॉज उसको जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स है वो ओवरकम होना चाहिए, अदरवाइज न्यूक्लियस के इनसाइड, न्यूक्लियस के अंदर सेम चार्ज के पार्टिकल नहीं रह सकते। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर रहता है। डिटेल में पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजिक्स में 12th क्लास में, अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अभी जो मतलब के फोर्सेस उनकी बात करते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट एक्ट्स बिटवीन टू मास के पार्टिकल। तो दो मास के पार्टिकल सपोज करो m1 m2 है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इसके बाद चैप्टर हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे। तो इस फोर्स के बारे में थोड़ा सा तो हमें आइडिया है, मगर डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जो बाद में मतलब अभी इसी के बाद, एनर्जी कंसेप्ट के बाद। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। बाकी जो भी फोर्स है, जैसे ये पर्सन चल रहा है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। दिस इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। हमारे सेंटर पे जो लगता है, अर्थ हमें डाउनवर्ड पुल करती है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसके बाद दूसरा फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, जो बेसिकली चार्ज पार्टिकल की वजह से लगता है। सेम नेचर के चार्ज हैं तो रिपल्शन होगा, जैसे दो निगेटिव है तो रिपल्शन होगा, दो पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगा, और एक पॉजिटिव निगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। ये सब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, जो कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसका इंट्रोडक्शन इस तरह से हो गया अच्छी तरह से। तो अपोजिट नेचर का अगर चार्ज हो तो अट्रैक्शन होगा, और सेम नेचर के चार्ज में रिपल्शन होगा, ठीक है। तो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आता है, क्या आता है, दैट वी विल डिस्कस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि ग्रेविटेशन के बाद ही पढ़ना है। नाउ सो जितने भी टेरेस्ट्रियल फिनोमेनास होते हैं वो सब ग्रेविटेशन की वजह से होते हैं, सबको पता ही है ना। अर्थ रोटेट करती है, और जितने भी मॉलिक्यूलर फिनोमेनास होते हैं या एटॉमिक फिनोमेनास होते हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से होते हैं। दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक कंबाइंड वर्ड है। इलेक्ट्रिक फोर्स से मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होता है, तो इसलिए दोनों डिफरेंट नहीं है। पहले वैसे जब इनको स्टडी करना शुरू किया गया था तो इलेक्ट्रिक फोर्स अलग था। इलेक्ट्रिक फोर्स, जैसे अगर एंशिएंट स्टडी की बात की जाए, पुरानी स्टडी की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच लगता था, है ना। बॉडीज को चार्ज कर लेते थे रब करके, ये सब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। दो बॉडीज को रब करते थे, एक पे पॉजिटिव चार्ज आता था, एक पे नेगेटिव चार्ज आता था, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, है ना, या रिपल्शन फोर्स लगता था चार्ज बॉडी के बीच। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग से डेवलप हुआ था, मतलब उसके एक्सपेरिमेंट अलग से हुए थे। और मैग्नेट्स के बीच जो लगने वाला फोर्स था, मैग्नेट पहले तो नेचर में मिल गया था, नेचर में किसी क्या कहते हैं, ओर के साथ या किसी गड्ढे में पड़ा हुआ, मतलब नेचुरल मैग्नेट भी होते हैं। तो उसमें मतलब आदमी को नेचर में सबसे पहले मैग्नेट का आइडिया मिला। तुमने पढ़ा भी होगा, एक जगह थी मैग्नीशिया, वहां से इसीलिए उसका नाम मैग्नेट रखा गया। ये सब देख लेना, कहानी वानी जो भी है। तो मैग्नेट का जो स्टडी है वो अलग से शुरू हुआ, और चार्ज का स्टडी अलग से शुरू हुआ। बाद में जब
एक्सपेरिमेंटली करते 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 तो ये देखा गया कि दोनों तो एक ही है, एक फोर्स दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, दूसरा पहले में कन्वर्ट हो सकता है, तो नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो पहले इलेक्ट्रिक फोर्स अलग थे, मैग्नेटिक फोर्स अलग था, और बाद में एक कंबाइंड नाम आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इससे अब तुम बहुत दूर नहीं हो, तुम्हें 12 तक का भी वेट नहीं करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स की बातें, बीटा माइनस डीके, ये सब तो थोड़ी देर में पढ़ोगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे, है ना। तो जब भी एक बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, है ना, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो उनकी बीटा माइनस, बीटा प्लस, फोटोन, बोसॉन, ये सब यू कैन चेक ऑन द यूट्यूब इस बारे में, कोई फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, इवन गॉड पार्टिकल और समथिंग लाइक दैट। तो वो सब बहुत न्यूक्लियर फिजिक्स में या क्वांटम फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको तुम अगर अलग से चाहो तो देख सकते हो। तो उनकी एक बेसिक स्टडी होगी 12th क्लास के लास्ट में, ठीक है। फिलहाल इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, बस ये पता होना चाहिए ये जो फोर्सेस होते हैं, मतलब जैसे अगर बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव में चेंज हो गया, या इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में चेंज हो गया, या मतलब ऐसे इंटर न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वीक फोर्स। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उसके लिए वीक फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स, न्यूक्लियस के पार्टिकल नहीं कहना चाहिए, न्यूक्लियस में जो होता है उसको न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनको कंबाइंड रखने के लिए, एक साथ रखने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स को कंबाइन रखता है, एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर converting one nuclear particle in other nuclear particle. So that will study in detail. Okay, एक कंपैरिजन है, एक देख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक होता है ना, 10 की पावर -39। इसकी रेंज इन्फिनिटी होती है, मतलब दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कुछ भी हो, ठीक है, कम हो या ज़्यादा हो, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और सबके बीच लगता है, जितने भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में सबके बीच लगेगा। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन दिस, अप्रोक्सीमेटली देख सकते हो 10 की पावर 39, और इसका डिफरेंस 9 में से 5 गया 4, और 3 में से गया 24 टाइम, 10 की पावर 24 टाइम ज़्यादा है ये, ठीक है। तो उससे बड़ा फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स है ना। इसकी रेंज बहुत कम होती है, मतलब वेरी शॉर्ट रेंज का है, मतलब बड़ी रेंज पे नहीं, मतलब न्यूक्लियस के बाहर नहीं एग्जिस्ट होगा ये। तो इट इज़ अ शॉर्ट रेंज सब न्यूक्लियर साइज फोर्स, तो बहुत कम रेंज में लगता है, ठीक है। तो ये रेंज डिपेंडेंट फोर्स है, ये वाला फोर्स नहीं है रेंज डिपेंडेंट, ये तो कुछ भी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स पास में भी कोई पार्टिकल हो, दूर में भी हो, कितनी भी डिस्टेंस पे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर जगह लगेगा, ठीक है। और ये न्यूट्रिनो क्या होता है? हाँ, ये अभी नहीं बता सकते, ये पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे। ये वैसे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स, एंटी पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है वो एक में से दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो वो जो पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल क्रिएट होते रहते हैं और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, है ना, ये सब। अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए यूट्यूब पे जाओ तो बहुत सारे पार्टिकल्स के नाम तुम्हें मिल पाएंगे। तो अभी हम इसको लिमिटेड रखते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन नहीं करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज फिर इससे ज़्यादा होती है, वीक फोर्सेस से ज़्यादा होती है, ठीक है। कितने टाइम ज़्यादा होती है वो देख सकते हो, 10 की पावर 13 टाइम ज़्यादा होती है। इसकी रेंज भी इन्फिनिटी होती है, और ये चार्ज पार्टिकल के बीच लगते हैं। और आखिरी हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, एंड दीज आर शॉर्ट न्यूक्लियर साइज। इनकी भी डिस्टेंस बहुत कम होती है, ठीक है, 10 की पावर -15 होती है, जबकि वीक फोर्सेस की थोड़ी सी ज़्यादा होती है इनसे, न्यूक्लियर फोर्सेस की और भी कम होती है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियॉन्स के बीच लगते हैं, जो पार्टिकल न्यूक्लियस में होते हैं उनके हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं। तो इससे ये देख के क्लियर हो गया होगा कि फिलहाल हमें इन दोनों फोर्सेस से कोई मतलब नहीं है। तो हमारे चारों तरफ जो प्रैक्टिकल फोर्स है वो या तो ग्रेविटेशनल है, और या
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अगर वो ग्रेविटेशनल नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। कौन से होंगे? हाँ, सर ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से होंगे? अरे कितनी बार बता दिया भैया कि एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में अभी बात नहीं करनी है, वो टॉपिक अलग से हो जाएगा। तो जानना है टाइप कर लो ना, क्वांटम फिजिक्स में आता है। मैंने कहा ना, अब ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात नहीं करनी है, न्यूक्लियस के अंदर अभी नहीं जाना है, ठीक है। ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए है, इसीलिए इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। इसकी डिटेल स्टडी 12th क्लास के लास्ट में है न्यूक्लियर फिजिक्स में। और तुम्हें अगर ज़्यादा क्यूरियोसिटी है तो यूट्यूब पे टाइप करो, बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, इसमें से कुछ फेमस पार्टिकल है, जैसे गॉड पार्टिकल है, बोसॉन पार्टिकल है, तो उनको देखो, स्टडी करो, या मैं शेयर कर दूंगा उसको, देखो। तो वो बहुत इन डेप्थ क्वांटम मैकेनिक्स है। एक नॉलेज के लेवल पे मतलब फन के लेवल पे तो सही होता है, मगर बाकी अगर उनको स्टडी करना है तो बहुत मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी, बहुत सारा डिटेल स्टडी टाइप का होगा। जैसे रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स में मतलब वैसे तो सही है, रोबोटिक्स का वीडियो देख लो कैसे होता है, मगर रोबोटिक्स की स्टडी करना इतना आसान नहीं, उसके लिए बहुत कुछ आना चाहिए। तो फिलहाल मैंने बताया ना 3 बार की वीक न्यूक्लियर फोर्स से हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं है, जब तक हम न्यूक्लियस की स्टडी नहीं करते। और तो इनको भूल भी जाओ, अगर इनको नाम अगर इनको याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि अभी हम मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो अब फिलहाल इनकी बात नहीं करनी है, तो अब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करनी है। तो हमारे चारों तरफ या तो ग्रेविटेशनल फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इनकी स्टडी हम करने जा रहे हैं। पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स की स्टडी करेंगे और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की स्टडी करेंगे, ठीक है, जो कि 12th क्लास का। बस इतना काफ़ी है इंफॉर्मेशन इसके बारे में। आई थिंक आगे फिजिकल लॉ वगैरह, ये सब लॉ कंजर्वेशन और ये तो सब बच्चों, ओके, ये कंप्लीट हुआ, बस इतना काफ़ी था। तो दिस वाज गुड इंट्रोडक्टरी वीडियो।